नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सर और आपका अग्नि डिफेंस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स आपके सामने लेकर आए हैं। और टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप एनडीए एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अग्नि डिफेंस एकेडमी के इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा और अंत तक इस वीडियो बने रहिए, क्योंकि आज हम फंडामेंटल राइट के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। चलिए बिना समय गंवाए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं और वो है आपका फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। ठीक है, और पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक, यानी 12 से 35 यानी 12 to 35 दिए गए हैं। सो वाई फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, and what is the need of fundamental right and why how it is different from the legal right। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यह है कि फंडामेंटल राइट आखिर क्यों, why, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन में देने का कारण क्या था। भारत जब आज़ाद हुआ था तो वो एक 200 वर्षों की गुलामी को झेल कर आया था, जहाँ पर आम जनमानस के लिए छोटे छोटे अधिकार या बोलने तक का अधिकार भी हुआ नहीं करता था। जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये लगा कि आने वाले समय में जो हमारी भारतीय जनता है वो उस लेवल की नहीं है या उनकी जो शैक्षिक गतिविधियाँ है वो अपने अधिकारों को जानने के लिए नहीं है, तो उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए तब फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट लाया गया। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट भारत में ही लाया गया है। एक्चुअली फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हमने किसी और देश से लिया है और वो देश का नाम क्या है, अमेरिका। ठीक है, सो बेसिकली अमेरिका या यूएसए हम कह सकते हैं कि जहाँ से हम लोगों ने क्या करा है, हमने फंडामेंटल राइट के कॉन्सेप्ट को लाया है। वहाँ पर इसी फंडामेंटल राइट को बिल ऑफ राइट के नाम से भी जाना जाता है। और बिल ऑफ राइट का जो इतिहास है वो आप मोतीलाल नेहरू के संदर्भ में समझ सकते हो। व्हेन मोतीलाल नेहरू रिलीज नेहरू रिपोर्ट इन 1928, ठीक है, तो उसमें फंडामेंटल राइट का जिक्र हमें देखने को मिलता है, तो वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन इतना तो हमें समझ में आ ही गया कि फंडामेंटल राइट क्यों लाया गया था। ठीक है ना, अब फंडामेंटल राइट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। वाई तो समझ में आ गया एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, क्यों इसके लिए अलग से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग से पार्ट बनाया गया है, तो वो भी आपको समझना पड़ेगा। किसी भी इंडिविजुअल के लिए पहली बात समझ लीजिए कि किसी भी इंडिविजुअल का अगर आप देखें तो उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जिसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट में फिजिकल डेवलपमेंट भी आ सकता है, मेंटल डेवलपमेंट भी आ सकता है, सोशल डेवलपमेंट भी आ सकता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी आ सकता है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी आ सकता है। वो हर चीज़ आ सकती है जो कि एक इंसान को जीने के लिए क्या होती है, ज़रूरी चाहिए होती है। अगर आपको दाल भात चावल वगैरह सब मिल जाए, पेट आपका भर जाए, लेकिन इज्जत ना मिले, तो वो खाना भी आपके लिए जहर बन जाता है। और इस तरह की मानसिक विकृतियाँ इंसान के अंदर उसके मानसिक विकास के लिए जो मेंटल विकास होता है, उसका जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, उसको बाधित करता है। तो एक इंडिविजुअल इन चीज़ों से ना गुजरे, जो पिछले कई हज़ार सालों से एक इंडिविजुअल भारत का गुजरा है, उनके उस राइट्स को सुरक्षित करने के लिए, ताकि एक इंडिविजुअल का जो उसका मेंटल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और मेन इंपॉर्टेंट फिजिकल डेवलपमेंट है वो रुक ना जाए और वो इन सारी चीज़ों को क्या कर सके, मजबूती से आगे लेकर अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे। उसके लिए फंडामेंटल राइट्स को क्या किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है, डाला गया है। सो यहाँ पर दो चीज़ें हो जाती है, वाई एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो इट इज़ बेसिकली इम्पॉर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ भाग है जो कि हमारे देश के नागरिकों को दिया गया है। इतना क्लियर है। चलिए, अब फंडामेंटल राइट जो है, एक फंडामेंटल राइट शब्द का हम यूज़ करते हैं और एक हम करते हैं किसके लिए, लीगल राइट का। सो बेसिकली अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में डिफरेंस क्या होता है, ये जानना भी हमें पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट जो है ये एक तरीका क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फंडामेंटल राइट क्या है, एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो क्या लीगल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन these rights are
प्रोटेक्टेड बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड, यानी ये कानून जो होते हैं वो भारत के जो सामान्य कानून होते हैं, ये अधिकार जो होते हैं भारत के सामान्य कानून के माध्यम से सुरक्षित होते हैं। बट दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये कैसा राइट है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है ना। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? इसको प्रोटेक्ट सीधा कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। तो पहली चीज़ आपको क्या करना है, चीज़ों को समझना है, ये है। तो यहाँ पर सीधा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन फंडामेंटल राइट को मिला हुआ है, लेकिन जो लीगल राइट है ये एक तरीके से ऑर्डिनरी लॉ जो बनता है उसके माध्यम से क्या होता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। और दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन में। दूसरा किसमें है? इम्प्लीमेंटेशन में। अगर किसी के लीगल राइट का हनन होता है तो उसके लिए ऑर्डिनरी जस्टिस पाथ है। ऑर्डिनरी जस्टिस पाथ मतलब कि पहले वो सीजीएम कोर्ट में जाएगा, फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, फिर वो हाई कोर्ट में जाएगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मतलब उसके लिए पाथ है, जो लीगल पाथ होता है जस्टिस का, वो पाथ है। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो डायरेक्ट यू कैन गो फॉर सुप्रीम कोर्ट। इफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ ए फंडामेंटल राइट देन यू कैन डायरेक्टली गो फॉर सुप्रीम कोर्ट और इवन यू कैन गो फॉर हाई कोर्ट। बट यहाँ पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते कि भाई मेरा लीगल राइट का हनन हुआ है तो मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट में बात करूंगा। एक लीगल प्रोसीजर होता है, उस लीगल प्रोसीजर में आपको छोटे से लेकर बड़े स्तर पर क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है। इतना क्लियर है? तो वो लीगल राइट होता है। लेकिन फंडामेंटल राइट में क्या होता है, आप सीधा क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जस्टिस की अगर हम बात करें तो उसमें ये एक पाथ होता है। इतना क्लियर है? ये सुनो, तो अगर आपको लीगल राइट समझ में आ गया होगा तो आप समझ जाएंगे। जैसे मैंने बोला वोट का अधिकार, मेरा वोट का अधिकार, अगर मुझे वोट देना है तो उसका अधिकार कैसा अधिकार है, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, लीगल राइट है, ठीक है ना। वोट राइट जो है वो क्या है, एक प्रकार का लीगल राइट है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरा शिक्षा का अधिकार है, कि मेरा एजुकेशन का राइट टू एजुकेशन है, तो राइट टू एजुकेशन क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, एक फंडामेंटल राइट भी है। सॉरी, अब क्या है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंस क्या होता है और वो अलग अलग कैसे होते हैं। इन बातों को भी आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब कहानी शुरू होती है कि थोड़ा बहुत हिस्ट्री जान लें कि फंडामेंटल राइट की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री शुरू होती है 1895 से। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने एक बिल प्रेजेंट किया था जिसका नाम क्या था, स्वराज बिल था, ठीक है ना। और इस स्वराज बिल में सबसे पहली बार फंडामेंटल राइट्स की क्या की गई थी, बात की गई थी, ठीक है ना। उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी और नेहरू रिपोर्ट में जो यूएसए का बिल ऑफ राइट है, बिल ऑफ राइट के बेस पर फंडामेंटल राइट की बात की गई थी इंडिया में। तो बेस यहाँ पर किसका था, यूएसए का बिल ऑफ राइट का था और उसके आधार पर क्या की गई थी, फंडामेंटल राइट की बात की गई थी। 1931 में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने क्या कर दिया था, एफआर को अडॉप्ट कर लिया था, यानी कि उनके मैनिफेस्टो में इन्होंने फंडामेंटल राइट को अडॉप्ट कर लिया था कि हाँ भाई फंडामेंटल राइट जो है वो हर व्यक्ति का अधिकार होता है, वो उसको मिलना ही चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी। तो एडवाइजरी कमेटी जो थी वो एडवाइजरी कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी। किस प्रकार के राइट्स होने चाहिए, क्या उसमें होना चाहिए, वो सारी बातें थी। और इसी टाइम पे सप्रू रिकमेंडेशन भी आप लोग पढ़ेंगे। सप्रू रिकमेंडेशन भी आप लोग उसमें देखेंगे कि सप्रू साहब ने क्या रिकमेंडेशन थे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जो आज आप फंडामेंटल राइट को देखते हैं वो असल में कहीं ना कहीं से सप्रू रिकमेंडेशन से भी क्या है, फुलफिल हो रखी है। तो ये तो था क्या आपके फंडामेंटल राइट के इतिहास की, भाई कैसे सबसे पहला प्रयास जो था वो 1895 में किया गया था और उसके बाद धीरे धीरे जब देश में आज़ादी का आंदोलन बढ़ा और जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद इसके लिए एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी और सप्रू रिकमेंडेशन को माना गया था। और उसके बाद जो आपको वर्तमान समय में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इसमें देखा जाने लगा है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करें फंडामेंटल राइट की, तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स थे। 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स थे। पहला, राइट टू एजुकेशन, सॉरी राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक जो था आपका राइट टू इक्वालिटी था, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। राइट टू फ्रीडम, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है राइट टू फ्रीडम। और राइट टू फ्रीडम जो था वो आपका आर्टिकल 19 से 23, ठीक है। फिर तीसरा
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपका आर्टिकल 24 से 23 ठीक है, 19, 20, 21, 22, तो 22 कर लेते हैं, आर्टिकल 23 से 24, ठीक है। ये आपका क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। फिर चौथा जो था आपका राइट टू रिलीजन, राइट टू रिलीजन, और राइट टू रिलीजन जो है वो आपका आर्टिकल 25 से 28 है, 25 से क्या है, 28 है। इसके बाद आपका राइट टू प्रॉपर्टी से पहले कल्चरल एंड एजुकेशन राइट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका 31 जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी था। तो राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल, ये आपका आर्टिकल 29 एंड 30 था। और फिर आपका था राइट टू प्रॉपर्टी, 6th राइट टू प्रॉपर्टी, और जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था वो आपका आर्टिकल 31 था, ठीक है ना। और फिर लास्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो था वो आपका आर्टिकल 32 था, ठीक है ना। इसके बाद 34, 33, 34, 35 वो है अलग है। लेकिन अगर हम देखें तो बेसिकली आपके पास 6 प्रकार के हैं। तो हटा कौन सा, तो जो राइट टू प्रॉपर्टी था इसको हटा दिया गया था 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के माध्यम से। राइट टू प्रॉपर्टी को अब 300A आर्टिकल में डाल दिया गया है, और ये अब कैसा है, लीगल राइट है। तो इसके हट जाने के बाद अब आपके जो टोटल आपके राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट जो है वो 6 हो गए हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में 7 थे, लेकिन आ सकता है कि राइट टू प्रॉपर्टी को किसके माध्यम से हटाया गया है, तो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के माध्यम से। अब इसके बाद हम हर जो हमारा सेगमेंट है उसमें अलग से जाएंगे, जैसे राइट टू इक्वलिटी में हम अलग से पढ़ेंगे और हर सेगमेंट को अलग अलग से पढ़ेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे के पोर्शन में आप पढ़ें तो याद रखेंगे कि अग्नि डिफेंस अकेडमी की नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। शुभम सर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।